अफगानिस्तान की उस सर्द सुबह में जब बर्फीली हवा काबुल की पहाड़ियों से उतरकर शहर की गलियों में नुकीले तीरों की तरह चुभ रही थी, पूरा माहौल किसी आने वाले भूचाल की आहट दे रहा था। हवा में बारूद की गंध के साथ साथ इतिहास की वह गंध भी घुली थी जो सदियों से इस धरती पर जंग, साजिश और साम्राज्यों के उत्थान पतन की गवाही देती आई थी। राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों के भीतर उस दिन जो कुछ घट रहा था, वह सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के शक्ति संतुलन को हिला देने वाला था। वह सुबह साधारण नहीं थी, क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता के प्रतिनिधि और तालिबान के सर्वोच्च नेता एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे। वही तालिबान जिसके नाम से कभी भारत के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा जाता था, जिसके साथ संवाद की कल्पना भी भारतीय कूटनीति के लिए असंभव मानी जाती थी। लेकिन इतिहास की विडंबना यह है कि समय जब पलटता है तो मित्र शत्रु बनते हैं और शत्रु कभी कभी रणनीतिक सहयोगी। यही हुआ उस सुबह। अफगानिस्तान का राजनीतिक नक्शा, जो दशकों से बाहरी शक्तियों के खेल का मैदान रहा था, अचानक एक नई दिशा लेने वाला था। और इस दिशा में भारत का प्रवेश अब केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक होने वाला था। बैठक के अंदर घड़ी की सुइयां जैसे ठहर सी गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तालिबान के सुप्रीम काउंसिल के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने पारंपरिक सफेद कुर्ते और काले पगड़ी में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने अफगानिस्तान के अंतरिम राष्ट्रपति डॉ अहमद शाह रहमानी, जिनके चेहरे पर ठंडी दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज का दिन सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य का दिन है। कमरे में उपस्थित भारतीय राजदूत की आंखों में भी तनाव और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। पिछले कई महीनों से भारत गुप्त रूप से काबुल, दोहा और ताशकंद में चल रही वार्ताओं का हिस्सा था। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद बने शून्य को चीन और पाकिस्तान ने भरने की कोशिश की, लेकिन अफगान जनता में एक गहरी थकान थी। वे अब किसी विदेशी नियंत्रण को नहीं चाहते थे। भारत ने इस थकान को समझा और उसका जवाब था विकास, शिक्षा और स्थायी सुरक्षा का वादा। इसी पृष्ठभूमि में जब राष्ट्रपति रहमानी ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ना शुरू किया तो कमरा मानो जम गया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की धरती अब किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके लिए होगी। और इसी विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं कि बगाराम एयरबेस, जो कभी विदेशी कब्जे का प्रतीक था, अब भारत सरकार को सौंपा जाएगा। एक क्षण के लिए लगा जैसे इतिहास ने सांस रोक ली हो। वही बगाराम जो कभी अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से ड्रोन और बमवर्षक विमानों ने इस धरती को लहूलुहान किया था। अब भारत के हवाले कमरे के बाहर खड़े पत्रकारों में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई, अफगानिस्तान ने बगाराम बेस भारत को सौंपा। वॉशिंगटन में हलचल थी, बीजिंग में बेचैनी और रावलपिंडी में सन्नाटा। पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी ISI को यह खबर किसी विस्फोट से कम नहीं लगी। दशकों से वह अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक गहराई के रूप में देखती आई थी, लेकिन अब भारत, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, अफगान धरती पर वैध और आधिकारिक उपस्थिति हासिल करने वाला था। सिर्फ कोई राजनयिक कार्यालय नहीं, बल्कि बगाराम जैसा एयरबेस जो पूरे मध्य एशिया तक निगरानी और नियंत्रण का केंद्र बन सकता था। भारत के लिए यह एक अद्भुत कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इसके पीछे महीनों की रणनीतिक तैयारी छिपी थी। नई दिल्ली ने इस सौदे को शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी के रूप में प्रस्तुत किया। भारत ने बगाराम को सैन्य ठिकाने के रूप में नहीं, बल्कि संयुक्त सुरक्षा और मानवीय सहायता केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यहां से भारत न केवल अफगान सेना को प्रशिक्षित करेगा, बल्कि आपातकालीन सहायता, चिकित्सा सेवाओं और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में सहयोग भी देगा। फिर भी पर्दे के पीछे कुछ और था, एक साजिश, एक गुप्त रणनीति। भारत जानता था कि बगाराम का नियंत्रण सिर्फ कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार है। इससे भारत ईरान के चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया के ऊर्जा मार्गों और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भूगोल के बेहद करीब पहुंच जाएगा। नॉर्दर्न एक्सिस का केंद्र बनने जा रहा था। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में बगाराम बेस पर एक रहस्यमयी विमान उतरा, बिना किसी राष्ट्रीय पहचान के, बिना किसी घोषणा के। अफगान सैन्य अधिकारी भी हैरान थे। वह विमान भारत से नहीं, बल्कि रूस से आया था। विमान से उतरते कुछ रूसी तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरंत बेस के एक पुराने बंकर की ओर रुख किया। क्या यह किसी नए त्रिपक्षीय गठजोड़ की शुरुआत थी? भारत, रूस और अफगानिस्तान तीनों मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता का नया समीकरण गढ़ रहे थे। वॉशिंगटन में यह खबर जैसे आग की तरह फैल गई। अमेरिकी विदेश विभाग ने गहरी चिंता जताई।
उन्होंने भारत से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन भारत का जवाब बेहद सावधानी से तैयार किया गया था। यह अफगानिस्तान की संप्रभुता के तहत किया गया निर्णय है, भारत केवल सहयोगी है। उधर बीजिंग में भी तनाव बढ़ गया। चीन जानता था कि भारत का बगाराम में आना उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए गंभीर खतरा है। अगर भारत इस बेस से उपग्रह निगरानी और एयर इंटेलिजेंस शुरू करता है तो चीन के पश्चिमी गलियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के सीमा क्षेत्रों में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गईं। ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य हाथ फिर से अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अफगानिस्तान अब बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं था। तालिबान के कई कमांडर, जिन्होंने कभी भारत को काफिर शासन कहा था, अब भारत के इंजीनियरों और डॉक्टरों के साथ बगल बगल में काम कर रहे थे। अफगान समाज में धीरे धीरे एक नई समझ विकसित हो रही थी कि स्थिरता और विकास केवल उन शक्तियों से संभव है जो हथियारों से नहीं, सड़कों और स्कूलों से बदलाव लाना चाहती हैं। फिर भी सस्पेंस का पर्दा पूरी तरह नहीं उठा था। बगाराम बेस के एक पुराने अंडरग्राउंड बंकर में भारतीय और अफगान सुरक्षा एजेंसियों ने एक रहस्यमयी उपकरण खोजा। अमेरिकी सेना द्वारा छोड़ा गया एक क्लासिफाइड सर्वर मॉड्यूल, जिसमें अफगानिस्तान में दशकों से हुए सभी गुप्त ड्रोन ऑपरेशनों का डेटा छिपा था। अगर वह डेटा सार्वजनिक होता तो दुनिया को पता चलता कि किसके आदेश पर, किन ठिकानों पर और किन निर्दोषों की जानें ली गई थीं। भारत ने वह डेटा अपने पास सुरक्षित रखा, शायद कूटनीतिक दबाव के लिए, शायद किसी और बड़े उद्देश्य के लिए। लेकिन एक बात साफ थी, एयरबेस के हस्तांतरण का नहीं था, वह एक नई भू राजनीतिक धुरी के जन्म का प्रतीक था। काबुल की सुबह धीरे धीरे सुनहरी हो रही थी। राष्ट्रपति भवन के बाहर बर्फ पिघल रही थी, लेकिन भीतर की साजिशें, रणनीतियां और रहस्य अब भी जमा हुए थे। दुनिया सोच रही थी कि अफगानिस्तान आखिर किसके साथ है, भारत, रूस या खुद अपने भाग्य के साथ। इतिहास की किताबें आने वाले वर्षों में लिखेंगी कि उस सुबह जब हवा में बारूद और इतिहास की गंध एक साथ घुली थी, तब अफगानिस्तान ने सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि अपनी तकदीर भारत के साथ जोड़ दी थी। पर शायद किसी ने यह नहीं समझा कि उस निर्णय के भीतर एक और निर्णय छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो अभी उजागर होना बाकी था। अफगानिस्तान की उस सर्द सुबह जब हवा में बारूद और सदियों पुराने इतिहास की मिलीजुली गंध तैर रही थी, काबुल के राष्ट्रपति भवन में लिया गया एक असाधारण भू राजनीतिक फैसला पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा निर्णय जिसने क्षेत्रीय राजनीति की धुरी को हिलाकर रख दिया। वह वक्त अफगान सरकार और तालिबान के शीर्ष नेता, वही तालिबान जिसे कभी भारत अपना दुश्मन मानता था, एक अभूतपूर्व बैठक में एक साथ बैठे थे। समय के चक्र ने सब कुछ उलट दिया था और अब अफगानिस्तान अपनी धरती को स्थायी अमन और सुरक्षा का केंद्र बनाने के एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी ऐतिहासिक संकल्प के तहत एक विस्फोटक घोषणा की गई। अफगानिस्तान ने घोषणा की कि बगाराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां से अफगानिस्तान की धरती पर बर्बादी बरसी थी, वह अब भारत को सौंपा जाएगा, ताकि भारत इस नाजुक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सके। यह वही बगाराम था जो अब भारतीय वायुसेना की नई और निर्णायक शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा था। और भारत ने इस घोषणा को तुरंत न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे दोनों देशों की अटूट मित्रता और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। इस खबर के बिजली की तेजी से फैलते ही पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में भयंकर हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद की सड़कें अचानक सन्नाटे में डूब गईं और सेना मुख्यालय में बैठे जनरल हामिद के माथे पर घबराहट की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अगर भारत ने बगराम पर कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाकिस्तान का प्रभाव शून्य हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना और वायुसेना को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस को कब्जे में लिया जाए। रातों रात पाकिस्तानी सैनिक सीमांत की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ कुछ गुप्त गुटों को भी अफगानिस्तान के अंदर छिपा दिया गया था, ताकि वे भीतर से हमला कर सकें। लेकिन उन्हें यह भान भी नहीं था कि तालिबान अब पहले जैसा नहीं था। अब वह भारत का विश्वसनीय सहयोगी बन चुका था। भारत और तालिबान के बीच एक गुप्त समझौता शेरदिल संधि हुआ था, जिसके तहत बगराम एयरबेस को भारत के हवाले करने के साथ साथ सुरक्षा बलें भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। जैसे ही पाकिस्तान ने बगराम के नजदीकी इलाकों में अपनी टुकड़ियां तैनात की, इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े मास्टरमाइंड ने अपना पहला दांव चला। भारतीय राडारों ने सीमा पर हुई हर छोटी बड़ी हलचल को तुरंत पकड़ लिया।
और बगाराम के रनवे से राफेल और तेजस विमानों ने बिना एक पल की देरी किए उड़ान भरी। यह भारत का पहला आक्रामक सैन्य ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन गरुड़ प्रहार नाम दिया गया। तालिबान के सैनिक भारत के साथ मिलकर मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने तेजी से अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों से पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनों को काटना शुरू किया। वहीं भारतीय वायुसेना ने आसमान से हवाई हमले शुरू कर दिए। बगाराम के रनवे से उठे भारतीय राफेल विमानों ने अपनी अचूक सटीकता और भीषण ताकत से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहे वाहनों को निशाना बनाया। देखते ही देखते दुश्मन के 10 ट्रक आग की लपटों में घिर गए। पाकिस्तानी सैनिकों में भयंकर अफरा तफरी मच गई। उनके कमांडर रेडियो पर लगातार सहायता के लिए चीख रहे थे, लेकिन उनके नेटवर्क पहले ही जाम हो चुके थे, क्योंकि भारत ने बगराम से अपना घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय कर दिया था। इस पूरे ऑपरेशन की सीधी निगरानी दिल्ली से की जा रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें चल रही थीं। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और एयर चीफ लगातार संपर्क में थे। हर मिनट की रिपोर्ट बगराम से सीधे दिल्ली भेजी जा रही थी। तालिबान की ओर से मौलवी जहीर ने भारत को पक्का आश्वासन दिया था कि उनके लड़ाके किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अफगान धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज खान घबराहट में अपने सैन्य सलाहकारों से पूछ रहा था कि आखिर भारत और तालिबान के बीच यह गुप्त समझौता शेर दिल संधि कब हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बगराम के आसमान में भारतीय मिसाइलों की भयंकर गूंज सुनाई दे रही थी। हर धमाका पाकिस्तान की टूटती उम्मीदों को चूर कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का खुफिया अधिकारी मुनीर, जो इस ऑपरेशन के अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा था, बगाराम के एक बंकर में फंसा हुआ था। उसने रेडियो से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। भारतीय कमांडो अब बंकर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। बगराम के आसमान में तेजस विमान मंडरा रहे थे और नीचे तालिबान के लड़ाके भारतीय कमांडो को सुरक्षा दे रहे थे। यह दृश्य किसी युद्ध फिल्म जैसा लग रहा था, जहां पुराने दुश्मन अब एकजुट होकर नए दुश्मन को समाप्त करने के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान के सैनिक अब सीमा छोड़कर भागने लगे। उनकी गाड़ियां और सड़क किनारे जल रही थी। बग आराम से निकले राफेल ने अपने स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान के सप्लाई बेस को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान की अग्रिम पंक्ति भूखी और हथियार विहीन हो गई। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के गुप्त एजेंटों को पकड़कर भारत को सौंप दिया। बगराम अब भारतीय और तालिबान की संयुक्त शक्ति का अजय गढ़ बन चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घबराकर फोन पर भारतीय प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। रात होते ही पाकिस्तान की राजधानी में आपात बैठक बुलाई गई। वहां जनरल हामिद ने डरते हुए कहा कि अगर अब हमने जवाब नहीं दिया तो कल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन उनकी सेना के मनोबल का हाल यह था कि आधे सैनिक लड़ाई में जाने से मना कर चुके थे। वहीं अफगानिस्तान की धरती पर भारत का तिरंगा आधिकारिक रूप से बगराम एयरबेस पर शान से लहरा रहा था। तालिबान के प्रवक्ता ने घोषणा की कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती अब इस्लाम और हिंदुस्तान की साझी सुरक्षा का प्रतीक है। यह सुनकर पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरपंथी तिलमिला उठे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी सीमाएं टूट चुकी थी। बगराम अब भारतीय और तालिबान की संयुक्त शक्ति का अजय गढ़ बन चुका था। यह ऐतिहासिक मोड़ न केवल अफगानिस्तान के सामरिक परिदृश्य को बदल रहा था, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में हलचल मचा रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चिंता इतनी गहरी थी कि उन्होंने घबराकर तुरंत फोन पर भारतीय प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। यह मौन केवल रणनीतिक चुप्पी नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि भारत अब निर्णायक रूप से अपने कदमों में ठोस और अडिग था। जैसे ही रात का अंधेरा पाकिस्तान की राजधानी पर छाया, आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में जनरल हामिद ने भयभीत स्वर में कहा कि अगर अब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। यह बयान केवल रणनीतिक चेतावनी नहीं था, बल्कि उनके स्वयं के मनोबल की वास्तविकता को दर्शा रहा था। सेना का हाल यह था कि आधे सैनिक लड़ाई में जाने से मना कर चुके थे। उनकी स्थिति अस्थिर और नेतृत्व की क्षमता सीमित थी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की धरती पर भारतीय तिरंगा बगराम एयरबेस पर गर्व और शान के साथ लहरा रहा था। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक नई सुरक्षा धारा की नींव रख दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती अब इस्लाम और हिंदुस्तान की साझी सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। यह घोषणा पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए चेतावनी की तरह थी।
उनके तिलमिले हुए स्वर और क्रोध ने स्पष्ट कर दिया कि अब उनके पास कोई रणनीतिक विकल्प नहीं बचा। सीमाएं टूट चुकी थीं, सैन्य इकाइयां हतोत्साहित और राजनीतिक नेतृत्व असहाय था। इस स्थिति में पाकिस्तान न केवल अपनी आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहा था, बल्कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसकी भू राजनीतिक स्थिति भी गंभीर संकट में थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।